नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 25 फरवरी 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज टोटल 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। तीनों एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले द हिंदू का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे साइबर अटैक्स से संबंधित। दूसरे नंबर पे इंडियन एक्सप्रेस का हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल लीव से संबंधित। और सबसे लास्ट में आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एथिक्स का एक एग्जाम्पल है। एक एथिक्स में टॉपिक है ना, एथिक्स इन आईआर, वहां पे इस एग्जाम्पल को आप कोट कर सकते हो। देखो, रशिया यूक्रेन वार हुआ, उसके बाद में रशिया के जो एथलीट्स हैं उनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बैन कर दिया कि आप वर्ल्ड के जो स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये उठता है, देखो पुतिन ने युद्ध स्टार्ट करने का निर्णय लिया, क्या इसमें रशिया के एथलीट्स की भी गलती है? वो एथलीट्स जो सालों साल मेहनत करते हैं उनको क्या पॉलिटिक्स के बीच में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक सॉल्यूशन निकाला है कि रशिया के जो एथलीट्स हैं उनको पार्टिसिपेट करने दिया जाए स्पोर्ट्स इवेंट्स में, लेकिन विदाउट सिंबल के, न्यूट्रल होके वो पार्टिसिपेट करें, अपनी कंट्री के सिंबल के साथ पार्टिसिपेट ना करें, ताकि उन्होंने जो मेहनत की है वो खराब ना हो। लेकिन यूएस यूके जैसे देश हैं वो चाहते हैं नहीं, रशिया के एथलीट्स को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए, उनको स्पोर्टिंग इवेंट्स में शामिल ना किया जाए, इवन न्यूट्रल भी, ना तो रशिया के फ्लैग के साथ ना ही न्यूट्रल उनको शामिल होने दिया जाए। तो यहां पे देखो क्वेश्चंस उठ जाते हैं, क्या ये एथिकल है रशिया के एथलीट्स को स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने से रोकना? आप यूज कर सकते हो इस एग्जाम्पल को। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल साइबर अटैक्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, हमारे देश में पिछले कुछ सालों में ना डिजिटलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में डिजिटलाइजेशन एक्सपेंड हुआ है। लेकिन देखो, इस प्रक्रिया में ना डिजिटलाइजेशन की कमियां भी सामने आ रही हैं। जैसे सबसे बड़ी कमी है सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, जिसकी वजह से हाल ही में काफ़ी बड़े साइबर अटैक्स सामने आए हैं देश में। जैसे देखो, एम्स, दिल्ली एम्स पर साइबर अटैक हुआ। क्या था नाम साइबर अटैक का? रैनसमवेयर। रैनसमवेयर अटैक में क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। मान लीजिए किसी ऑफिस में ना बहुत सारी फाइल्स रखी हैं, लेकिन कोई पर्सन आता है और उस ऑफिस पर ना ताला लगा देता है, बोलता है कि अगर आप मुझे पैसे दोगे तभी मैं ऑफिस की चाबी आपको दूंगा, तभी आप ऑफिस की फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। वही होता है रैनसमवेयर अटैक में। कंप्यूटर पे ऊपर अटैक होता है, जिस कंप्यूटर पे अटैक होता है वो कंप्यूटर एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है और स्क्रीन अपीयर होती है कि आप हमें इतने डॉलर दीजिए फिरौती के तौर पे, रैनसम के तौर पर, तभी आप अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो, तभी आप अपने कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो एम्स को 2 हफ्ते लग गए इस अटैक से उभरने में। 40 मिलियन लोगों का जो हेल्थ रिकॉर्ड है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। हेल्थ रिकॉर्ड मतलब क्या बीमारी है, क्या टेस्ट करवाए गए, डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया है, सारे रिकॉर्ड कॉम्प्रोमाइज हो गए। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। एक और रैनसमवेयर गैंग है ब्लैक कैट। इन्होंने सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पेरेंट कंपनी पर अटैक कर दिया। इवन देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरर है ना, इनके ऊपर भी रैनसमवेयर अटैक किया गया और 2 टेराबाइट का जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। और एक और चीज आपको बताऊं, इवन अपना जो दूसरा चैनल है ना सुमित रेवरी वाला, जिस पर मोटिवेशनल वीडियोस आती हैं, उस पर भी परसों साइबर अटैक हुआ। जो हाईजैकर था उसने ना जल्दी से अकाउंट को हैक करके प्राइमरी ईमेल चेंज कर दिया, फ़ोन नंबर चेंज कर दिया। जब कोई हैकर जल्दी ऐसा करता है ना, तो यूट्यूब को पता लग जाता है, यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि पता लग जाता है उसे ये सारी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैं। कोई इतना जल्दी से अल्टरनेट ईमेल, रिकवरी मेल, प्राइमरी मेल, फ़ोन नंबर नहीं चेंज करता है। तो यूट्यूब ऐसे मामलों में ना जल्दी से अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। तो अभी दूसरा चैनल सस्पेंडेड है, हाईजैक को रोकने के लिए यूट्यूब ने ऐसा किया। तो ये यूट्यूब को देखो, मैंने मेल लिखा था और उन्होंने माना कि हाईजैकर चेंज्ड प्राइमरी ईमेल फ्रॉम ओनली मोटिवेशन 0 to ये हैकर का मेल आईडी है। तो फिर यूट्यूब ने बताया कि आप कैसे इसे रिट्रीव कर सकते हो। पहले आप अपना जीमेल अकाउंट हासिल कीजिए, उसके बाद यूट्यूब अकाउंट।
तो जीमेल अकाउंट के लिए मैंने स्टेप्स इनिशिएट किए, अभी वार्तालाप चल रहा है। खैर ये तो बीच में मतलब कोइंसिडेंस हो गया कि साइबर अटैक वाला आर्टिकल आ गया, तो ये सुमित वाले चैनल पे जो साइबर अटैक हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी आप सर्च मारोगे तो आपको मिलेगा नहीं यूट्यूब चैनल जो सुमित वाला है, सर्च करके देखिएगा। खैर मुद्दे पर आते हैं। रैंसमवेयर के जो अटैक्स हैं ना बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं देश में। देखो 75% ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिन्होंने कभी ना कभी रैंसमवेयर का अटैक फेस किया है, और जब भी इस प्रकार का कोई बड़ा अटैक होता है ना किसी कंपनी पे, तो डैमेज होता है 35 करोड़ का। ये रैंसमवेयर तो एक प्रकार का मालवेयर अटैक है, और बहुत सारे मालवेयर्स का सहारा लिया जाता है साइबर अटैक के लिए। मालवेयर क्या होता है? मालवेयर एक प्रकार से देखो सॉफ्टवेयर ही होता है। जैसे प्ले स्टोर में आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, लेकिन उन सॉफ्टवेयर का मकसद तो आपकी लाइफ आसान बनाना होता है ना, आपकी किसी ना किसी प्रकार से हेल्प करना होता है। जैसे आपने कोई अलार्म की एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली प्ले स्टोर से, वो आपकी हेल्प कर रहा है, लेकिन मालवेयर की ना इंटेंशन खराब होती है, कोई चीज चुराना या कोई चीज डिसरप्ट करना। यह फर्क है सॉफ्टवेयर और मालवेयर में। काम दोनों का सेम है, सॉफ्टवेयर की इंटेंशंस अच्छी, मालवेयर की इंटेंशंस खराब। अब देखो, जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, हमारे देश में तो हर एक सेक्टर में डिजिटलाइजेशन का यूज हो रहा है, तो देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो ज्यादा वल्नरेबल है इन साइबर अटैक्स के। अभी जो रशिया यूक्रेन वार चल रहा है ना, इसमें हमने देखा कि इस प्रकार से रशियन हैकर्स ने ना यूक्रेन के बहुत सारे रडार्स पर और दूसरे वेपन्स में जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज हो रहा था ना उस पर साइबर अटैक कर दिया, और उन रडार्स को पूरी तरह से ठप कर दिया, इनइफेक्टिव बना दिया। तो आने वाले सालों में ना डिफेंस में साइबर अटैक्स बहुत ज्यादा होने वाले हैं। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है इंडिया की एक रिस्पॉन्स टीम है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। इस रिस्पॉन्स टीम ने ना 2022 में, यह इंडिया की प्रीमियर साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है, इन्होंने ना गाइडलाइंस रेज की थी कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी पर साइबर अटैक होता है ना उसे तुरंत बताना होगा CERT इनको। कई बार ना कंपनीज चीजें छुपा लेती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, उन्हें लगता है कि हमारे ऊपर साइबर अटैक की खबर बाहर आई ना तो बेइज्जती हो जाएगी, शेयर्स नीचे गिर जाएंगे शेयर मार्केट में, कस्टमर्स का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। तो साइबर अटैक होने के बाद भी वो ना इंफॉर्मेशन छुपा के रखते हैं, जनता को बताते नहीं हैं। लेकिन CERT इन ने कहा था आपको तुरंत इंफॉर्मेशन देनी होगी हमें, ताकि कम से कम हम दूसरी कंपनीज को तो सूचित कर सके ना, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर निकाल सकें जिससे कि फ्यूचर में इस प्रकार के अटैक ना हों। और हर एक कंपनी को एक डेजिग्नेट पॉइंट पर्सन भी अपॉइंट करना होगा जिससे हम कोऑर्डिनेट कर सकें कि भैया आपके ऊपर किस प्रकार से अटैक हुआ है, आप बताइए, हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। 2022 में एक ड्राफ्ट डिजिटल पर्सन प्रोटेक्शन बिल आया, इसमें एक आइडिया रखा गया कि डेटा ब्रीच होता है तो 500 करोड़ तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। बिल हालांकि पास नहीं हुआ। इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस ने ना एक डिफेंस साइबर एजेंसी का निर्माण किया। इस डिफेंस साइबर एजेंसी को काम दिया गया, आवश्यकता पड़े तो आप भी दुश्मन पर साइबर अटैक कीजिए, और दुश्मन का साइबर अटैक आता है तो उसे प्रिवेंट कीजिए। दोनों तरह के काम दिए गए हैं इस डिफेंस साइबर एजेंसी को। मतलब भगवान ना करे वार स्टार्ट हो गया इंडिया के साथ, चाइना के साथ, तो इस एजेंसी का काम होगा दुश्मन देश का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसे ठप कर देना, उस पर अटैक करना। देखो ये सब अच्छी चीजें हैं, बट दिक्कत पता है क्या है, आज भी ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस हमारे देश में ऐसी हैं, उनके पास ना आवश्यक टूल्स ही नहीं है आइडेंटिफाई करने के कि क्या साइबर अटैक हुआ है। प्रिवेंशन तो आप तब करोगे ना जब आपको ये पता लगेगा कि हाँ भैया अटैक हुआ है। यही नहीं पता लगता मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस को कि साइबर अटैक हो चुका है। स्किल्ड प्रोफेशनल्स की भारी कमी है हमारे देश में। 3 लाख स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं साइबर सिक्योरिटी के मामले में, जबकि यूएसए में यह संख्या 12 लाख है, 1.2 मिलियन है। हमारे देश में जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है साइबर सिक्योरिटी के मामले में काफी वीक है। उनको लगता है कि ये एक्स्ट्रा खर्चा हम क्यों करें। बड़े ब्रांड तो करते हैं, उन्हें पता है उनके ब्रांड की रेपुटेशन खराब हो जाएगी अगर साइबर सिक्योरिटी नहीं इंश्योर करेंगे। छोटे ब्रांड्स साइबर सिक्योरिटी पे इतना ध्यान नहीं देते। जबकि देखो डिजिटल जेनेवा कन्वेंशन में ना 30 ग्लोबल कंपनीज ने एक डिक्लेरेशन साइन की थी कि हम कस्टमर्स को, यूजर्स को साइबर अटैक से बचाएंगे, और इसके लिए
लाइक माइंडेड इंटर गवर्नमेंटल और स्टेट फ्रेमवर्क से भी कोलैबोरेट करेंगे। स्टेट फ्रेमवर्क जैसे देखो CERT है हमारे देश में, उसी प्रकार से अलग अलग देशों में अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे भी वो डील करेंगे। और कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है अगर साइबर सिक्योरिटी से संबंधित, उनसे भी कोलैबोरेट करेंगे। ये डिसाइड हुआ था डिजिटल जेनेवा कन्वेंशन। प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद राइटर कहते हैं अब तो देखो 5G, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब लेटेस्ट वाली जो टेक्नोलॉजीज आ रही है ना, इनसे तो साइबर सिक्योरिटी के कॉम्प्रोमाइज होने का जो खतरा है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ज़्यादातर जो ये साइबर अटैक होते हैं ये अक्रॉस द बॉर्डर से आते हैं। जैसे एम्स के ऊपर अटैक हुआ, इंडिया से थोड़ी ना ओरिजिनेट हुआ, बाहर से, चाइना से या फिर दूसरे देशों से ओरिजिनेट हुआ। तो इसलिए ना इंटरनेशनल कोऑपरेशन की आवश्यकता और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक प्रेडिक्शन के अनुसार इस साल जो साइबर क्राइम्स होंगे उससे $8 ट्रिलियन का नुकसान होगा। इंडिया ने देखो काफ़ी सारी साइबर सिक्योरिटी से संबंधित ट्रीटीज साइन की हुई हैं, जिसमें मेजर कंट्रीज हैं जैसे US, रशिया, UK, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन। जैसे देखो क्वाड है, क्वाड में 4 देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, US। I2U2 कौन से 4 देश हैं इसमें? इजराइल, इंडिया, UAE और US। इन ग्रुप्स ने भी साइबर सिक्योरिटी में कोऑपरेशन के लिए एग्रीमेंट किया हुआ है, लेकिन कोई बढ़िया सा ना ग्लोबल फ्रेमवर्क नहीं है। ये रीजनल लेवल पे तो फ्रेमवर्क है कि हम आपस में कोऑपरेट करेंगे साइबर अटैक्स को रोकने के लिए, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित, लेकिन कोई एक ग्लोबल लेवल, जैसे देखो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, IMF इकोनॉमी से संबंधित है, WTO ट्रेड से संबंधित है। ऐसी ही कोई ग्लोबल एजेंसी होनी चाहिए ना, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो साइबर सिक्योरिटी से डील करे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप है जिसमें UN की एंटायर मेंबरशिप है, लेकिन ये बॉडी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ये रशिया के रेजोल्यूशन से बनी थी। US के रेजोल्यूशन से एक ग्रुप बना था, ग्रुप ऑफ गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स, GGE। इसमें 25 देश हैं, 25 देश हैं सभी मेजर रीजन से। लेकिन देखो ये 2 देश हैं ना, USA और रशिया, इनकी जो राय है ना साइबर सिक्योरिटी से संबंधित वो अलग अलग हैं। इंडिया की दोनों से दोस्ती है। तो ना अब G20 की प्रेसिडेंसी इस साल इंडिया के पास में है, तो इंडिया का ये दायित्व बनता है कि साइबर सिक्योरिटी से संबंधित सबसे पहले अवेयरनेस फैलाए। विभिन्न देश जो हैं मिलके कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो साइबर सिक्योरिटी से डील करे। लेकिन इसके लिए ना सबको एक मंच पर लाना जरूरी है, जो डिफरेंसेस है ना उनको दूर करने की आवश्यकता है। और इंडिया ऐसा मीडिएटर, ऐसा लीडर का रोल प्ले कर सकता है कि सभी देश एक पॉइंट पे आए साइबर सिक्योरिटी से संबंधित। क्योंकि देखो साइबर सिक्योरिटी इंडिया के लिए जरूरी नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए जरूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया साइबर सिक्योरिटी से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद दूसरा आर्टिकल मेंस्ट्रुअल लीव से संबंधित है, और आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? स्पेन देखो यूरोप का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने मेंस्ट्रुअल लीव यानी पीरियड्स के लिए लीव का प्रोविजन किया है। फरवरी 2023 में एक कानून बना स्पेन में, जिसके अनुसार जैसे देखो जो महिलाएं जॉब कर रही हैं, फॉर एग्जांपल कोई महिला है जिसका नाम A है, प्राइवेट कंपनी में काम कर रही है स्पेन में, वो जो महिला है डॉक्टर का नोट दिखा के अपनी ऑर्गेनाइजेशन से छुट्टी ले सकती है, मेंस्ट्रुअल लीव ले सकती है 3 से लेके 5 दिनों के लिए। मर्जी है उस महिला की, लेकिन डॉक्टर्स का नोट दिखाना होगा। और स्पेन की सरकार ने यह बोला है कि जो प्राइवेट कंपनी लीव देंगी ना, पेड लीव, उसके लिए पैसा हम वहन करेंगे। मतलब प्राइवेट कंपनी सरकार को जाके बोल सकती है कि हमने इस महिला को मेंस्ट्रुअल लीव दी थी, हमें इतना खर्चा आया है, तो पैसा सरकार देगी। इसके अलावा कानून में यह भी डिसाइड किया गया है मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो प्रोडक्ट्स हैं वो फ्री में अवेलेबल करवाए जाएंगे एजुकेशनल सेंटर्स में, जेलों में, सोशल सेंटर्स में। ये होता क्या है मेंस्ट्रुअल लीव? ये देखो एक प्रकार की पीरियड लीव है। पीरियड्स के दौरान महिलाएं ये लीव अवेल कर सकती हैं। कहां कहां पर इसका प्रोविजन है? जापान ने सबसे पहले पीरियड लीव को इंट्रोड्यूस किया था 1947 में। साउथ कोरिया ने पीरियड लीव का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया 2001 में। प्राइवेट सेक्टर की बात करें, नाइकी ऐसी कंपनी है जो सबसे पहले 2007 में मेंस्ट्रुअल लीव का कंसेप्ट लेके आई अपनी कोड ऑफ कंडक्ट में। 2020 में फूड डिलीवरी सर्विस जोमेटो ने भी महिलाओं के लिए पीरियड लीव की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। हमारे देश में बात करें, बिहार की सरकार
1992 में ये कंसेप्ट लेके आई थी, जिसके तहत महिलाओं को 2 दिन की, जो वुमेन एम्प्लॉइज हैं उनको 2 दिन की पीरियड लीव दी जाती है। अगर देखो मेंस्ट्रुअल लीव के पक्ष में हम आर्गुमेंट्स की बात करें, सबसे पहले देखो ये एक प्रकार से ना बायोलॉजिकल डिफरेंस को एक्नोलेज करने के समान है। हम एक्नोलेज कर रहे हैं कि मैन और वुमेन के बीच में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, महिलाओं की कुछ नीड्स हैं, उसे रिकॉग्नाइज करते हुए उनको लीव दी जा रही है। क्योंकि देखो पीरियड्स के दौरान महिलाएं क्रैम्प्स फेस करती हैं, मसल्स में पेन आता है, बैक में पेन आता है, सर दर्द होता है, नींद आती है, ये सब प्रॉब्लम्स महिलाएं फेस करती हैं। इससे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो रिलेटिवली कम हो जाती है। हालांकि देखो इस चीज़ को क्रिटिसाइज भी किया जाता है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में ना सैनिटरी प्रोडक्ट्स को लेके इंफॉर्मेशन काफ़ी कम है। अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी पैडमैन, उससे काफ़ी अवेयरनेस फैली, लेकिन देखो एक मूवी जो है नाकाफ़ी है अवेयरनेस फैलाने में। कल्चर में जिस चीज़ को टैबू मान लिया गया है ना, उसे दूर करने में समय लगता है। तो जैसे मैटरनिटी लीव का प्रोविज़न किया गया है कि बच्चे के जन्म पर जो छुट्टियां मिलती हैं मदर को, उसी प्रकार से मेंस्ट्रुअल लीव से भी और ज़्यादा जेंडर इक्वलिटी हमारे समाज में आएगी। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके अनुसार आर्टिकल 14 जो है वो वायलेट होता है। कैसे? कुछ स्टेट्स में पीरियड लीव का प्रोविज़न है, कुछ स्टेट में नहीं है। तो मतलब कुछ राज्यों में महिलाओं को अधिकार मिले हैं, कुछ राज्यों में नहीं मिले हैं। तो ये राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन है। ऐसी PIL सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी। अब देखो मेंस्ट्रुअल लीव के अगेंस्ट भी आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं। जैसे अभी तक देखो जापान, साउथ कोरिया, चुनिंदा देशों को छोड़ दें तो अधिकतर देशों में ना ऐसी कोई नेशनल पॉलिसी बन नहीं पाई है मेंस्ट्रुअल लीव को लेके। और इवन जापान में भी ना बहुत कम महिलाएं ऐसी हैं जो मेंस्ट्रुअल लीव को अवेल करती हैं। क्योंकि देखो बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाएं बताना नहीं चाहती कि अभी उनके पीरियड्स चल रहे हैं, वो इस चीज़ को छुपा के रखना चाहती हैं। हालांकि उसके लिए भी समाज में मौजूद स्टिग्मा जिम्मेदार है। लेकिन जब वो लीव लेंगी पीरियड लीव तो सबको पता लग जाएगा कि लीव किस लिए ली है। इसलिए जापान में देखा गया कि ज़्यादातर महिलाएं इसको अवेल नहीं करती हैं। और जब देखो हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, सेरेना विलियम्स का एग्जाम्पल दिया जाता है। उन्होंने देखो टूर्नामेंट जीता जब वो प्रेग्नेंट थी। समझ गए? तो मतलब जब हम महिलाओं को मेंस्ट्रुअल लीव दे रहे हैं, एक प्रकार से हम ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि महिलाएं वीक हैं, इस पीरियड में वो कमज़ोर होती हैं, उनको बराबर ना समझा जाए। जबकि हम हर बात में इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, तो उनको पीरियड्स के दौरान लीव देना मतलब ये स्वीकार करना कि वो कमज़ोर हैं, वो वीक सेक्स हैं। समझ गए? अब इसके बाद एक आर्गुमेंट ये दिया जाता है, देखो ये बात सच है कि पीरियड्स के दौरान जो चीज़ें हमने डिस्कस की ना, जैसे नींद आना, क्रैम्प्स आना, मसल्स में पेन होना, ये सब महिलाएं फेस करती हैं। बट देखो ये जो पेन वगैरह है ना, ये सब महिलाओं में अलग अलग लेवल का होता है और अलग अलग दिनों के लिए होता है। तो वो वाली बात है, वन साइज डजंट फिट ऑल, सबको सेम एक्सपीरियंस नहीं होता। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है मेंस्ट्रुअल लीव देने के अगेंस्ट। और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है, स्पेन की सरकार ने तो बोल दिया कि देखो हम मेंस्ट्रुअल लीव देंगे और जो खर्चा आएगा वो हम देंगे। लेकिन क्या भारत की सरकार ऐसा बोलेगी? शायद नहीं। तो ना महिलाओं को कम हायर किया जाएगा प्राइवेट कंपनीज के द्वारा कि देखो अगर महिलाओं को हायर किया गया तो उन्हें मेंस्ट्रुअल लीव दी जाएगी, देनी पड़ेगी, इससे हमें नुकसान होगा। तो ऑलरेडी महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है ना लेबर फोर्स में, वो कम है। मेंस्ट्रुअल लीव का कंसेप्ट आ गया तो महिलाओं की हायरिंग और ज़्यादा कम हो जाएगी। एक डेटा रखा गया है, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2016 में मैटरनिटी लीव को 3 महीने से बढ़ा के 6 महीने कर दिया गया। लेकिन देखो इसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं ने अपनी जॉब खो दी, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज को ये लगता है कि 6 महीने की पेड लीव हम देंगे तो इतना सारा पैसा हमारे घर से जाएगा। अब लास्ट में रिकमेंडेशंस ये दी जाती हैं, देखो आप ना सिक लीव इंक्रीज कर दो, पेड सिक लीव महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए, लेकिन दोनों को इक्वल रखो। वर्क फ्रॉम होम एनकरेज करो,
कोई चाहे तो इतने दिनों के लिए वर्क फ्रॉम होम जो है वो अवेल कर सकता है, जैसे एक महीने में 4 दिनों के लिए या फिर 5 दिनों के लिए। ये भी दोनों के लिए होना चाहिए प्रोविजन, मैन के लिए और वुमेन के लिए। इसके अलावा स्टिग्मा जो है समाज में मेंस्ट्रुएशन को लेके, ये स्टिग्मा दूर होना चाहिए, टैबू नहीं होना चाहिए। नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो अवेयरनेस ज़्यादा फैलाने की आवश्यकता है। इफेक्टिव मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हाइजीन को मेंटेन करने के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में आसानी से उपलब्ध हों, सस्ते उपलब्ध हों, ताकि गांव-गांव की महिलाएं जो हैं इसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये रिकमेंडेशंस हैं जो दिए जाते हैं। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया मेंस्ट्रुअल लीव से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, बेसिक्स की बात हम पहले करेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में आया था, दल बदलुओं को दल बदलने से रोकने के लिए। ज़्यादा हिंदी हो गई, सिंपल भाषा में बताता हूं। 1985 से पहले क्या होता था, एमपी या एमएलए बनने के बाद में जिस पार्टी से एमपी एमएलए चुन के आए, पैसों के चक्कर में या फिर दूसरे लालच में अपनी पार्टी चेंज कर लेते थे। जैसे कोई बीजेपी से चुन के आया, तुरंत इलेक्शन के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गया और उसकी सीट पर कोई खतरा नहीं आता था। तो ये सब रोकने के लिए 1985 में आया था एंटी डिफेक्शन लॉ, कि कोई एमपी या एमएलए चुने जाने के बाद में अपनी पार्टी चेंज करता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन देखो, ये जो एक्ट है ना, डिफेक्शंस को रोक नहीं पाया है। जो एमपी एमएलए हैं उन्होंने अलग अलग तरीके खोज लिए हैं इस लॉ को बाईपास करने के लिए। हमने कितने सारे राज्यों में देखा। जो बिगनर्स हैं उनको बताता हूं, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी डिफेक्शंस का उपयोग करके जो सरकार है उसको टोपल डाउन कर दिया गया, सरकार को गिरा दिया गया। जैसे हाल ही में सबसे लेटेस्ट महाराष्ट्र का एग्जाम्पल डिस्कस करता हूं। महाराष्ट्र में क्या हुआ, 3 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि उसमें भी एक गड़बड़ ये थी, बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर इलेक्शन लड़ा। दोनों की सरकार बन रही थी सीधे सीधे, लेकिन सीएम किस पार्टी का बनेगा इस बात पर विवाद हो गया। तो शिवसेना ने अपोजिशन के साथ हाथ मिला लिया, एनसीपी और कांग्रेस के साथ में। तो शिवसेना आ गई एनसीपी और कांग्रेस के साथ, 3 पार्टियों ने मिलकर सरकार बना ली। कुछ समय तक सरकार चली, फिर शिवसेना के कुछ एमएलएज ना बागी हो गए, मतलब एक रिसोर्ट में इकट्ठा हो गए। उन्होंने ये कहा कि शिवसेना बीजेपी के साथ आए, अदरवाइज हम बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। तो शिवसेना का 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गई, एक एकनाथ शिंदे का ग्रुप, दूसरा उद्धव ठाकरे का। एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है ना, उसने बीजेपी के साथ सरकार बना ली। अब पॉइंट यहां पर यह है, देखो, जब भी इस प्रकार का कोई मामला होता है ना, तो मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए ऑर्डर देती है, जैसे स्पीकर, गवर्नर, लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर, सीएम, सबको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है। बट ना, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ लीगैलिटी को ध्यान में रखते हुए फैसला देती है। सुप्रीम कोर्ट ना बड़ी पिक्चर नहीं देखती कि रेजिग्नेशन दिए जा रहे हैं तो क्यों दिए जा रहे हैं, मकसद सरकार को गिराना है। सुप्रीम कोर्ट इंटेंशंस नहीं देखती, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ लीगैलिटी देखती है। इसी वजह से ये जो डिफेक्शंस है ना, रुक नहीं रहे हैं। कई बार देखो, ऐसा देखते हो आप, गवर्नर सुबह सुबह शपथ दिलवा देते हैं सीएम पद की, आधी रात को दिलवा देते हैं, स्पीकर बाइस्ड होकर काम करते हैं। ये सब चीजें भी देखने को मिलती हैं। अब देखो, एक मामला ये सामने आया महाराष्ट्र में, जब देखो 3 पार्टियों की सरकार थी ना, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, तो उसमें स्पीकर की पोस्ट तो खाली थी, लेकिन डिप्टी स्पीकर की पोस्ट भरी थी। तो जब एकनाथ शिंदे का ग्रुप किसी रिसोर्ट में इकट्ठा हो गया, तो ना डिप्टी स्पीकर निकालना चाहते थे इनको पार्टी से, मतलब इनकी सदस्यता रद्द करना चाहते थे एकनाथ शिंदे की और इनके ग्रुप के एमएलएस की। बट इस ग्रुप ने यह बोला सुप्रीम कोर्ट में जाके कि हमने तो डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए एक मोशन डाला हुआ है, तो जब तक वो मोशन पेंडिंग है, डिप्टी स्पीकर हमको डिस्क्वालीफाई करने की प्रोसीडिंग आगे नहीं ले जा सकते। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनाई हुई इस मामले की। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हां, जब तक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ मोशन पेंडिंग है ना, वो एमएलएस को डिस्क्वालीफाई करने की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते।
तो एक प्रकार से रास्ता खुल गया एकनाथ शिंदे के ग्रुप के एमएलएस का। उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बना ली। सरकार जब बन गई तो इन्होंने अपना स्पीकर चुन लिया। अपना स्पीकर जब चुन लिया तो पिछली सरकार में जो इनके ग्रुप के एमएलएस के खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही थी वो तो खत्म हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि जो वो इंटरिम फैसले देती है उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, उससे सरकारें गिर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को ना बड़ी पिक्चर देखते हुए फैसले देने चाहिए। कुल मिला के देखो, आर्टिकल में ये बोला जाता है, सोचा तो बहुत गया था कि 10th शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित ये इफेक्टिवली काम करेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। पावर पॉलिटिक्स के चलते एमएलएस को खरीद लिया जाता है, बोली लगती है। काफी बार आरोप लगते हैं कि एमएलएस को 50-50 करोड़ में खरीदा गया है। एक जगह नहीं, अनेकों राज्यों में यह देखा गया है। फिर रिसोर्ट पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। मतलब ये जो लॉ है ये पर्पस नहीं सर्व कर पा रहा है जो सोचा गया था, बल्कि इस लॉ के कारण इंट्रा पार्टी डिसेंट खत्म हो गई है। पार्टी के अंदर कोई एमपी या एमएलए कुछ बोल नहीं सकता, अपनी पार्टी के खिलाफ जाके वोट नहीं दे सकता किसी मुद्दे पे। तो इस वजह से अब ना इस लॉ में सुधार होना चाहिए। समय के अनुसार कैसे पॉलिटिकल पार्टीज ने तरीके खोज लिए हैं इस लॉ को बाईपास करने के, उसी हिसाब से कानून में फेरबदल होना चाहिए। और इस कानून में फेरबदल होगा, पॉलिटिकल पार्टी से देखो ऐसी उम्मीदें कम हैं, वो खुद तो इस लॉ में फेरबदल करेंगे नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट को ना ब्रॉड गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए इस लॉ से संबंधित, ताकि बार बार सरकारों को गिरने का जो सिलसिला है ना वो खत्म हो, और जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, एमपीज और एमएलएस को परचेज किया जाता है, वो सब बंद हो। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को कदम उठाना होगा। पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा नहीं करेंगी, ऐसा राइटर का मानना है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।